प्रीवियस ईयर तो नहीं होगा, 2019 का पेपर है, आप इसे ध्यान से समझिएगा, इसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम इसे स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से रीड कर लेना है। ठीक है, जो आप बहुत अच्छे से जानते ही हो तो ऐसे। चलिए अब अगर हम बात करें तो चूज द करेक्ट के फर्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए क्या लिखा है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी, क्या आएगा इसका आंसर, 1, 4, 5, 10। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो, कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवत क्या होगा, तो इसका क्या होगा, 10। ठीक, द किडनी इन ह्यूमन बींग आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। आपको भी पता है कि किडनी का काम क्या रहता है, एक्सक्रीट करना, है ना, हमारी जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करना, एक्सक्रीट करना, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट्स, कहाँ पर बनती है ह्यूमन आई की ऑब्जेक्ट, रेटिंग पे, मतलब इसका डी। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। फिफ्थ आ जाएगा जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट इज अ फूड चेन, फूड चेन कौन सा कंस्टिट्यूट करता है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। जैसे कि फूड चेन आपको पता है कि एक चीज़ है उसको फिर दूसरे ने खाई फिर तीसरे ने खाई, मतलब एक सीक्वेंस में काम चलना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ग्रास, गॉट और ह्यूमन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की बात करूँ तो नेक्स्ट है हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूँ तो वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं हम, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ मैं कि एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक, एक बार आप देख लीजिएगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली इसका एक्सोथर्मिक ही होगा क्योंकि हीट को रिलीज करना है ना, एब्जॉर्व करना होता है तो एंडोथर्मिक होता है, पर एक बार देख लीजिएगा आप इसे। चलिए नेक्स्ट है, देयर आर फिलिंग द ब्लैंक्स ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, तो टोटल होते हैं 18, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18। मेंडल प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आएगा या लॉ ऑफ डोमिनेंस आएगा, इसमें भी टू मच कन्फ्यूजन हो रही है, तो एक बार आप इसे भी देख लीजिएगा। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट, कितनी होती है, 25। द एनर्जी ट्रांसफर इज 10% फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर ट्रॉपिकल लेवल। मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम देख लीजिए। सोडियम का क्या आ जाएगा, अतिक्रियाशील धातु, मतलब क्या आ जाएगा, हाईली रिएक्टिव मेटल, क्योंकि हम जानते हैं सोडियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है। नेफ्रॉन आप जानते हो क्या होता है, स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी। एंडोक्राइन ग्लैंड का काम क्या होता है, हार्मोन है वो। होमोग्लोस ऑर्गन का काम क्या होता है, तो अवर आर्म्स एंड अ डॉग फॉर लॉन्ग। मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से, तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कुछ समझाने जैसा है ही नहीं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में है आपके राइट द आंसर इन वन वर्ड सेंटेंस, मतलब कि आपको वन सेंटेंस में आंसर लिखना है। फर्स्ट बात करें तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, मतलब कि अगर हम बात करें पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर तो वो कितनी होती है, 7। अब बात करते हैं राइट द नेम्स ऑफ पिगमेंट फाउंड इन लीफ ऑफ ग्रीन प्लांट्स, मतलब कि हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्या है, तो आप भी जानते हो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियाँ हरी होती है, तो ये तो बहुत इजी था। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम को लिखिए। जीवाश्म ईंधन क्या होता है वो हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे अगर क्वेश्चन हुआ तो। बाकी अगर बात करें तो 2 जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हो जाएंगे आपके, कोयला और पेट्रोलियम। दर्पण सूत्र मतलब मिरर फार्मूला देखो मैंने लिखा है 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। यू और वी को थोड़ा सा अलग बनाइएगा वरना यू और वी दोनों एक जैसे दिखेंगे आप लोगों के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफाइन डेंसिटी, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। डेंसिटी क्या होती है, अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो डेंसिटी मीन्स क्या होता है हिंदी में, विकृत गंधिका, मतलब कि अकॉर्डिंग टू डेंसिटी सब्सटेंस विथ ऑयल एंड फैट्स गेट ऑक्सीडाइज व्हेन दे आर एक्सपोज टू एयर। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम बात करें किसी सब्सटेंस की, जब वो जैसे कि मैंने आपको बहुत इन डिटेल समझाया था ये लेकिन फिर भी अगर शॉर्ट में बात करें तो जब भी कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, कोई भी ऐसा आपका फूड मटेरियल है जो एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। उसका जो टेस्ट रहता है, उसका जो कह सकते हैं हम स्मेल रहती है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट बात करें तो वाई डू वी, इसमें SME कर लेना आप स्मेल की जगह। चलिए, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल, आयरन आर्टिकल पर पेंट क्यों किया जाता है, मतलब कि लोहे पर पेंट क्यों किया जाता है, बिकॉज इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रस्टिंग,
क्योंकि ये हमें रस्टिंग से बचाता है। रस्टिंग क्या होती है? जंग लगना। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं? इसको पेंट कर देते हैं। नेक्स्ट डिफाइन वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होती है? तो देखो, वैलेंसी ऑफ एन एटम इज डिफाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट आउटर मोस्ट शेल। मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वही उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी ऑफ एन एटम। ठीक, नेक्स्ट आ जाएगा राइट द टू लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की सिर्फ 2 लिमिटेशन लिखनी है। तो आपको पता है, अगर हम इसे समझे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो आपको पता है कि न्यूलैंड ने क्या किया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया था अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस एलिमेंट्स को। तब इन्होंने देखा कि फर्स्ट वाला जो एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी मैच हो रही थी किससे? 8th एलिमेंट से। फिर इन्होंने क्या देखा कि यार ये तो सिर्फ कैल्शियम तक ही सक्सेसफुल हो पाया, इसके बाद किसी की भी प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी। तो ये इनकी क्या हो गई? लिमिटेशन हो गई। तो अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, मतलब सिर्फ कैल्शियम तक अप्लीकेबल हो पाया। ओनली 56 इन्होंने माना कि सिर्फ 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट है, इसके बाद कोई से भी एलिमेंट्स अब डिस्कवर ही नहीं होंगे। तो ये सबसे बड़ी इनकी गलती हो गई, है ना। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है व्हाट इज पॉलिनेशन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, मैंने लिखा भी है, आप एग्जाम में लिखोगे अकॉर्डिंग टू पॉलिनेशन प्रोसेस इन विच पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द राइप एंथर टू द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर्ड होना एंथर से कहाँ पर? स्टिग्मा में। दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब अगर पूछ लेता, वो हो सकता है पूछ ले कि एक्सप्लेन क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्रॉस और सेल्फ में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं बात करूँ क्रॉस पॉलिनेशन की, अच्छा चलो पहले बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो जाएगा कि नाम से समझ में आ रहा है, जो सेल्फ पॉलिनेशन होगा वो सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में हो जाएगा, जो इंटरचेंज हो जाएगा, मान लीजिए ए ने बी को दिया तो बी ने ए को दिया, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। तो अब आगे चलते हैं हम, व्हाट इज़ फॉसिल। अगर मैं फॉसिल की बात करूँ बेटा, तो फॉसिल क्या होता है? तो देखो, आपको पता है कि बहुत आफ्टर मैनी ईयर्स हमारे जो डेड प्लांट्स रहते थे वो अर्थ के अंदर जब डीप हो जाते थे, अंडरग्राउंड हो जाते थे, तो वो क्या होते थे? कुछ टाइम बाद जब हम उन्हें देखते थे तो वो क्या बन जाता था? फॉसिल बन जाता, है ना। तो जैसे कि हम लिख सकते हैं साइंस के लैंग्वेज में, प्रिजर्व रिमेन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, अदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द रिमोट पास्ट। ठीक, डिफाइन होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है? तो देखो, विच हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन। मान लीजिए जिनका बेसिक 2 आप सर्कल बनाइए, दोनों का स्ट्रक्चर और डिज़ाइन आपने सेम बनाया, बट हैव डिफरेंट फंक्शन। एक जो सर्कल बनाया आपने वो कुछ और काम कर रहा है, बी जो बनाया वो आपने कुछ और काम कर रहा है, तो ये कहलाते हैं होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, जिनका स्ट्रक्चर सेम रहता है बट फंक्शन अलग रहता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, लॉन्ग टाइप से क्वेश्चन तो नहीं है, अभी भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्पेरिकल मिरर। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर आया तो हो सकता है इस बार रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाए, हो सकता है पोल आ जाए, हो सकता है प्रिंसिपल एक्सिस आ जाए, तो इसे हम डिटेल में समझते हैं। अगर मैं बात करूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा? सुना ही होगा सेंटर, नाम से अच्छा क्या समझ में आ रहा है कि जो सेंटर में रहता है वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बस इतना से लिखना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट। अगर आप इतना भी नहीं लिख पाओ तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, कितना कि क्या लिख सकते हो? आप सिर्फ इतना लिख सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप ये भी लिख सकते हो कि द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म अ पार्ट, इतना भी लिख सकते हो, वरना तो ये लिखा है वो भी सही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूँ तो आप इसमें क्या लिखोगे? देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर, वही डायलॉग लिखा, इज द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर ऑफ इज अ पार्ट। किसी भी एक कहे तो स्पेरिकल मिरर की रेडियस क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर अब मैं बात करूँ तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, तो ये भी लिख सकते हो। पोल की बात करें तो पोल को आप क्या लिखोगे? द सेंटर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर, मतलब कि स्पेरिकल मिरर का सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट कह सकते हो आप, दैट इज कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि एक ऐसी लाइन जो ज्वाइन करती हो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर को, बस किसको ज्वाइन करती हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट बात करते हैं अपर्चर की।
अपर्चर की बात करें तो अपर्चर में आप क्या लिख सकते हो, द विड्थ ऑफ अ मिरर, किसी भी मिरर की विड्थ क्या कहलाती है, अपर्चर, ठीक है। या फिर आप इसमें ऐसा लिख सकते हो, द पोर्शन ऑफ अ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक प्लेस इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ मिरर। बात तो वही हो गई। नेक्स्ट अगर देखो, मैंने अभी आपको बता दिया, मैंने आपको इसमें सारे समझा दिए, क्या क्या समझा दिया, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और अपर्चर, क्योंकि इस बार तो आया था सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2 मार्क्स का था तो कर लेना वो। नेक्स्ट बात करते हैं, राइट नहीं, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। प्रिंसिपल फोकस बताना है आपको कॉन्केव मिरर का। तो देखो, लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर कन्वर्ज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। मतलब कि किसी मिरर पर जब कोई लाइट आई, अब वो लाइट वहाँ से कन्वर्ज हो गई, है ना, क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। कन्वर्ज हो गई मतलब हम क्या कह सकते हैं कि वो आई और फिर वहीं से ही चली गई, ठीक है। दिस पॉइंट नोन एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। इसी पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस किसका, कॉन्केव मिरर का। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, क्या, लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। मतलब कि एक पॉइंट है, वहाँ पर एक लाइट है, फिर वहाँ से क्या हो गई, वो कन्वर्ज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा क्वेश्चन, डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप बहुत अच्छे से जानते हो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। एंडोथर्मिक को याद रखो तो एक्सोथर्मिक अपने आप याद हो जाएगा। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट इज एब्जॉर्ब, और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट इज रिलीज्ड, खत्म। नेक्स्ट आ रहा है डिफाइन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद एग्जाम्पल। चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स रिप्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो रिप्लेस किससे हो जाते हैं, लेस रिएक्टिव से, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, 2 एटम्स ऑफ ग्रुप ऑफ एटम स्विच प्लेसेस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। मतलब कि वो एक न्यू कंपाउंड को बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा, ड्रॉ अ वेल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का डायग्राम, तो आप देख, उसके बाद कौन सा डायग्राम आ रहा है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट का, तो वो भी देख लीजिए। ये आ गया हमारा ह्यूमन आई का डायग्राम, होपफुली आपको दिख रहा होगा, अच्छे से देख लीजिए। आपको इसे लर्न करना है, देन इसे कॉपी में भी बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा डायग्राम था, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, तो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट भी देख लो। अगर थोड़ा सा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को मैं समझूंगी क्योंकि 3 मार्क्स के थे डायग्राम ये, है ना। तो देखो वही है कि वह सन, जब भी कोई एक सनलाइट आती है देन दिस लाइट आर डेविएट्स इट्स पाथ। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 7 कलर्स में, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। आप इसके कलर याद रख सकते हो विबग्योर से, है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है इसके बाद, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है। होपफुली आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखो, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन NS, मान लीजिए कोई एक मैग्नेट है। सबसे पहले अगर मैं ऐसे शॉर्ट में आपको बताऊँ ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो स्टार्ट होती है नॉर्थ पोल से और एंड होती है साउथ पोल पर। तो फर्स्ट तो आप यही लिख दीजिएगा जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। आप क्या लिखोगे, इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ में आया। सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखोगे, देखो ये क्या बना रही है, एक लूप बना रही है लूप। देखो ये एन से जब चला तो एस पे आया, फिर वापस एन से फिर एस पे, तो ये क्या बन गया, है ना, सेमी सर्कल जैसा दिख रहा होगा आपको। तो ये क्या बन गया, एक लूप बन गया। दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काट रही है क्या, देखो एन अपने साइड है, एस अपने साइड है, कभी भी एक दूसरे से क्रॉस हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके लिख सकते हो, तो कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, प्रॉपर्टीज़ हो गई। फिर हमारा स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसमें बताया गया था कि जो हमारा थंब है, जो हमारी 4 फिंगर है, जो हमारा मिडिल फिंगर है, वो कैसा रहता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। तो ये आप कर लेना, 3 मार्क्स का है, ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। बस सबको ये याद रखना है कि थंब का क्या काम रहता है, 4 फिंगर का क्या काम रहता है और मिडिल फिंगर का क्या काम रहता है। तीनों एक दूसरे से प्रोपोर्शनल रहती है, और एक जो रहता है वो डायरेक्शन बताएगा आपको, एक जो रहेगी 4 फिंगर वो आपको क्या बताएगी, करंट की फील्ड बता सकती है, आपको फोर्स बता सकती है
है ना, तो इसको देख लेना एक बार। नेक्स्ट है ड्रॉ वेल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का लेवल डायग्राम बनाना है, जो इस बार सिलेबस से हट गया है इसलिए मैंने इसे नहीं लिया है। इलेक्ट्रिक जनरेटर हट गया इसलिए इसे भी नहीं लिया है ना। नेक्स्ट है राइट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ सोलर कुकर। सोलर कुकर के आपको क्या लिखना है, एडवांटेज। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देख लीजिएगा, ये भी आप डायग्राम देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ सोलर कुकर के यूजेज। सोलर कुकर के यूजेज लिखे तो देखो, आप जानते हो कि सोलर कुकिंग इज़ फ्री होती है, इसमें कोई आपका चार्ज नहीं लगता। सोलर कुकिंग इज़ क्विक एंड ईजी। आप इसके 2 पॉइंट्स बना सकते हो कि सोलर कुकिंग इज़ क्विक, सोलर कुकिंग इज़ ईजी, ठीक है। फूड कुकड विद अ सोलर कुकर इज़ हेल्दी। जो भी हम खाना बनाते हैं सोलर कुकर से वो कैसा रहता है, हेल्दी रहता है। सोलर कुकड फूड टेस्ट इज़ अमेजिंग। जो भी सोलर कुकर, भले हमारा खाना वो ख़राब बन जाए बट उसका टेस्ट कैसा रहता है, बहुत अमेजिंग। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम गांव में वो चूल्हे वगैरह पे खाना बनाते हैं, उसका टेस्ट और गैस का टेस्ट कितना डिफरेंट होता है ना। उसी तरीके से सोलर कुकर पे जो हम खाना बनाते हैं वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। सोलर कुकर्स मेक नो नॉइज़। सबसे अच्छा पॉइंट तो यही है कि इसमें नॉइज़ नहीं होती, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती। कुकिंग विद सनशाइन इज़ काइंड टू द इन्वायरमेंट। कैसे खाना बनता है, सनशाइन से बनता है ना, आपको पता है। सोलर कुकर ओवन्स आर पोर्टेबल होता है, जिससे आप फोल्ड भी कर सकते हो। इट्स रिवॉर्डिंग फॉर द होल फैमिली। तो इतने सारे तो पॉइंट बोले नहीं थे, आप कोई से भी 3 या 4 पॉइंट लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन और वाला है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक अच्छे ईंधन के क्या गुण हैं, एक आदर्श ऊर्जा ईंधन के क्या गुण हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं आपको इसको शॉर्ट में समझाऊँ तो यही है कि शुड बी कैपेबल ऑफ गिविंग एडुकेट अमाउंट ऑफ यूज़फुल एनर्जी, है ना, जो कैपेबल होता है हमें अमाउंट ऑफ यूज़फुल एनर्जी के लिए। सेकेंड आप लिख सकते हो ईजिली टू ट्रांसपोर्ट। हम ईजिली इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब जब ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं तो स्टोर भी ईजिली कर सकते हैं, है ना। जब स्टोर कर सकते हैं तो यूज़ भी ईजिली कर सकते हैं। होपफुली समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रही हूँ। इट शुड बी लो इन कॉस्ट। इसका जो कॉस्ट रहता है बहुत ही कम रहता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता। और क्या लिख सकते हैं, ईजी हैंडल कर सकते हैं। पॉल्यूशन फ्री होता है, इसमें कोई भी आपका पॉल्यूशन नहीं होता। नेक्स्ट है बेटा हमारा डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करूँ तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 होगा, उसमें ए और बी है ना। डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब आप एसिड की रिएक्शन बेस से होती है जब, तो जिससे क्या बन जाए, हमारा सॉल्ट एंड वाटर बन जाए, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोला मैंने, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है जिससे सॉल्ट और वाटर बन जाता है, उसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट एंड इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिलिक आयंस। ये आपको लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही लिख देना और ये याद हो जाए तो ठीक है एग्जाम्पल, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आ रहा है हमारा इसी का बी वाला, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको क्या लिखना है, केमिकल फार्मूला। ब्लीचिंग पाउडर का तो आपको पता ही होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैं आपको बता देती हूँ, CaSO4.12H2O। नेक्स्ट आ रहा है राइट टू इम्पॉर्टेंस यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के 2 यूजेस लिखना है, तो लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा में आप क्या लिख दोगे कि वॉशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। पहली चीज़ तो याद रखना, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि राइट द यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, है तो आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आपको पता है वॉशिंग धोने के लिए, है ना, तो ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज में हम यूज़ करते हैं। सेकेंड क्या आ जाएगा, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। मतलब कि बोरेक्स में भी इसका यूज़ किया जाता है सोडियम कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो 2 यूजेस बोले थे, 2 लिखती है। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूजेस क्या होता है, बेकिंग सोडा नाम से समझ में आ रहा है, खाना बनाने में जो हम जिस सोडा का यूज़ करते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड बेकिंग सोडा। तो आप लिख सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड इन एंटासिड। एंटासिड में इसका यूज़ होता है, मतलब कि जब एसिडिटी वगैरह होती है तब हम अगर इसे थोड़ा सा कह सकते हैं फिंगर से मुंह में ले लें तो हमारी जो एसिडिटी रहती है वो दूर हो जाती है। इट ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज एज बेकिंग पाउडर, जैसे कि आप केक पेस्ट्री बनाते हो उसमें लिख देना बस छोटे छोटे पॉइंट। नेक्स्ट आ रहा है मैं इसके और वाला, ये मैंने आपको बता दिया। 16th क्वेश्चन क्या आ रहा है, निम्न की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, मतलब कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। तो ये डॉट स्ट्रक्चर मैम आपको आज समझाएंगे इन डिटेल, तो वो वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप उसमें देख लीजिएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो इसी के और वाला, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। ज़्यादा नहीं, 4 मार्क्स का है ये, सोचिए ज़रा। 4 मार्क्स में आपको सोप एंड डिटर्जेंट के 2 डिफरेंस लिखना है कोई से, और इसके और में है डिफाइन द होमोलोगस सीरीज बतानी है। तो चलिए 2 बोले, हम 4 लिखेंगे, है ना। सोप एंड डिटर्जेंट की बात करें तो देखिए, सोप एंड डिटर्जेंट होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा जल्दी तो नहीं हो रहा है, जल्दी हो रहा है तो बताइएगा, पेपर बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन मैं और वाले भी करा रही हूँ तो टाइम लग रहा है इसलिए। सोप की बात करें तो दे आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, और इसमें आ जाएगा दे आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे फैटी एसिड आ गया था, यहाँ पर सल्फोनिक एसिड आ गया, किसमें, डिटर्जेंट में। फिर ये वाला ग्रुप बनाते हैं, ये COO है ना, ये बनाते हैं SO3। ये नहीं याद हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला याद कर लो। दे डू नॉट वर्क वेल विथ हार्ड वाटर। सोप जो है वो हार्ड वाटर के साथ अच्छे से काम नहीं कर पाती है, बल्कि डिटर्जेंट जो है वो कर लेती है, क्योंकि डिटर्जेंट आपको पता है कि जब आप खराब पानी में भी थोड़ा सा डाल देते हो तो झाग उत्पन्न हो जाता है, एज़ कम्पेयर टू सोप नहीं होता है। दे आर फुली बायोडिग्रेडेबल, ये फुली बायोडिग्रेडेबल है और ये नहीं है। तो होपफुली सोप एंड डिटर्जेंट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसी का बी वाला, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज मैंने अभी आपको शायद स्टार्टिंग में बताई थी क्या होती है, और अगर आप भूल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड विद सेम फंक्शन ग्रुप सब्स्टिट्यूट द हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। वही जो मैंने अभी आपको बताई थी कि जिसका क्या सेम रहता है, कह सकते हैं हम स्ट्रक्चर सेम रहता है, फंक्शन अलग। उसके बाद है आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ड्रॉ अ वेल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। 4 मार्क्स का है, ये देख लीजिए डायग्राम। ठीक ऐसे ही आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, इसे ज़रूर बनाइएगा कॉपी में। इसके और वाला देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। 101% ऐसा होगा कि एक कुछ ऐसा अजीब सा क्वेश्चन आ जाएगा जो आपको लगेगा अरे यार ये तो आता ही नहीं है, लेकिन इसके और में एक ज़रूर ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको आता होगा। तो हम तो अभी दोनों करेंगे, है ना। तो चलिए, क्वेश्चन समझ में आया। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के भिन्न पथ क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें क्या याद रखना है कि फर्स्ट ग्लूकोज ब्रोकन डाउन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ग्लूकोज ब्रोकन डाउन हो जाता है। दिस प्रोसेस yields a 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कंपाउंड कॉल्ड पीरियोविट। मतलब कि ग्लूकोज के, आपको पता है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6। वो ब्रेक हो जाते हैं किसमें, 3 में। whose further breakdown takes place in different manner in different organism। और डिफरेंट मैनर में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होते हैं। यही कारण रहता है किसका, ग्लूकोज में ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने का, क्योंकि ग्लूकोज में आप जानते हो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जब ये ब्रोकन हो जाते हैं, ब्रेक होकर कितने बना लेते हैं, 3 बना लेते हैं। लिखना चाहो तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन लिख सकते हो। एरोबिक की बात करूँ तो आपको पता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहती है इसमें। एनारोबिक नाम से समझ में आ रहा है एना, तो एना से कर लो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम, राइट द नेम्स एंड फंक्शन ऑफ 4 प्लांट्स हार्मोन। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि 4 पादप हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखिए। तो नाम याद कर लीजिए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड। चलिए, अगर हम बात करें अब ऑक्सिन की, तो ऑक्सिन में क्या लिखा है, इट प्रमोट सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफ्रेंशिएशन इन प्लांट्स। मतलब कि ऑक्सिन का काम क्या होता है कि सबसे पहले तो आप ये जानो कि ये कहाँ पर बनता है आपके, तो पौधों की जो सबसे ऊपरी भाग होता है ना, वहाँ पर ऑक्सिन बनता है। इसका काम क्या रहेगा कि प्लांट के सेल की ग्रोथ को प्रमोट करना, जैसे कि पत्तियों फूलों को गिरने से बचाना। ऑब्वियसली बात है कि ये जब प्लांट्स की इनलार्जमेंट के लिए हेल्पफुल है, मतलब उनको बड़ा करने के लिए हेल्पफुल हो रहा है ये हार्मोन, तो ये उन्हें गिरने से तो बचाएगा ही, पत्तियों को बचाएगा, तो फिर फूलों को गिरने से भी बचाएगा। तो फिर पेड़ के चोट लगने से अगर कोई चोट लग जाती है पेड़ को, तो पेड़ को अगर कोई चोट लग गई तो उस चोट को भरने के लिए भी कौन सा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सिन। जैसे हमें लग जाती है तो हम डेटॉल से साफ करते हैं, पेड़ को भी कभी चोट लग जाती है तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सिन। फिर उसके बाद बात करते हैं जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स का काम क्या रहता है बेटा, तो इसका काम रहता है ब्रेक्स द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। मतलब कि जो डार्क प्लांट होते हैं, है ना, जैसे कि बोने रह जाते हैं, जो कुछ छोटे हो जाते हैं, उन प्लांट्स को लंबा करता है। और अगर उनको लंबा करेगा तो उनके तने को भी लंबा करेगा। तो जिब्रेलिन समझ में आया।
साइटोकिनिन्स का काम क्या रहता है? इट प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट। प्लांट में सेल को क्या करना है? डिवीजन में हेल्प करना। जैसे कि आपको पता है कि साइटोकिनिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करते हैं, और जब ऑक्सीजन के एब्सेंट में सेल डिवीजन ऑफ डेवलपमेंट में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। मतलब कि किसी प्लांट में मान लो कि ऑक्सीजन एब्सेंट है ना, मान लो कोई ए प्लांट है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो साइटोकिनिन का काम क्या रहेगा कि इनके डेवलपमेंट में हेल्प करना। और आप ये भी जानते हो कि आरएनए और प्रोटीन बनाने में भी हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं इसके बाद हम एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का काम क्या रहता है? तो इसका काम रहता है कि इट प्रमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मतलब कि पत्तियों के सेपरेशन में जो बाधा होती है ना, फ्लावरिंग में जो बाधा आ जाती है उसमें ये उसको प्रमोट करता है। तो होपफुली आपको प्लांट्स के सारे समझ में आ गए होंगे। ऑक्सिन का काम क्या रहता है, जिबरेलिन्स का क्या रहता है, साइटोकिनिन और एब्सिसिक। अब इसके बाद आ रहा है ड्रॉ अ वेल डायग्राम ऑन न्यूरॉन नर्व सेल। मतलब कि आपको नर्व सेल का लेबल डायग्राम बनाना है। तो देख लीजिए आप ये डायग्राम, ठीक आपको ऐसे ही बनाना है और अंडरलाइन भी आपको ऐसे ही करना है। 4 मार्क्स का था, या तो वो 4 हार्मोन्स वाला कर लीजिए या फिर ये कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन जब डायग्राम बनाओगे जब उनके नाम लिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। नेक्स्ट है राइट द कन्वेंशन सिम्बॉल्स ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ठीक है, 4 मार्क्स का ये भी देख लीजिए। सिर्फ आपको इसमें 4 बोले थे, मैंने इसमें शायद 8, 9, 10, 11, 12 लिए हैं। चलिए, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल, आप देख लीजिए कैसा होता है। बड़ा वाला जो साइन है ना, बड़ी वाली जो एक लाइन है उसमें लिखा हुआ है प्लस, छोटे में लिखा हुआ है माइनस। उसके बाद है अब बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी आपको पता है कैसे बनती है, एक प्लस और एक माइनस लास्ट वाला। जैसे कि 2-2 की पेयर में बनेगी, आप कितनी बना दो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि बड़ा वाला हमेशा पॉजिटिव साइन आता है, छोटे वाले में हमेशा नेगेटिव। प्लग की और स्विच ओपन भी जैसे कहते हैं हम, तो उसका देख लीजिए आप सिंबल कैसा होता है। क्लोज्ड का कैसा रहता है, बीच में डॉट लग जाता है। वायर जॉइंट देख लीजिए, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग देख लीजिए। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल या तो ये बना दीजिए हार्ट शेप का, या फिर ये बना दीजिए। रेजिस्टेंस तो आपको पता है क्या होती है। रेयोस्टेट देख लीजिए, रेयोस्टेट में क्या होता है कि एक एरो लग जाता है। अमीटर में ए लिखते हैं और प्लस और माइनस। वोल्ट मीटर तो पता ही आपको वी से कर लीजिए। गैल्वोमीटर जी से कर लीजिए, वैसे उसमें जी और प्लस और माइनस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये हो गया। इसके बाद हमारा कौन सा आ रहा है, इसी के और वाला स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को डिफाइन कीजिए। तो देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, आप एग्जाम में लिखोगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ तक लिखा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। आपको बस इतनी सी चीज़ याद रखनी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ गिवन मेटेलिक वायर में, तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इट। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। जैसे कि V प्रोपोर्शनल I, तो V को हटाएंगे तो V इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं IR या RI। ठीक, तो इसी का B वाला है डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड राइट SI यूनिट। देख लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इन अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में फ्लो ऑफ चार्ज होना है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, इट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द रीजन। ये लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना ही लिख दोगे तब भी चलेगा, बस नीचे लिख देना इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एसआई यूनिट बोली थी तो एसआई यूनिट आप लिख सकते हो, आपको पता है करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है, परिभाषित कीजिए अयस्क और गेन को। मतलब कि डिफाइन द टर्म और एंड गेन। तो सिर्फ और गेन बोला था, मिनरल भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है इस बार मिनरल आ जाए। तो देखो, द नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज मिनरल। जो नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स होते हैं एलिमेंट्स के, उसी को हम क्या कहते हैं, मिनरल। और की बात करें तो द मिनरल फ्रॉम विच एन एलिमेंट कैन बी एक्सट्रैक्टेड ईजिली एंड प्रॉफिटेबली इज कॉल्ड एन ओर। जो मिनरल होते हैं उनको जब एक्सट्रैक्ट ईजिली हो जाते हैं वो, और जो प्रॉफिटेबली होता है वो, तो वो कहलाता है ओर। गैंग का काम क्या रहता है, तो उसका काम रहता है इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर सच एज सैंड, रॉक एटसेट्रा इज नोन एज गैंग। ओर में जितनी भी कहें तो इम्प्योरिटीज रहेगी। अब ओर है, उसमें कुछ ना कुछ तो खराबी होगी ना, कुछ मिट्टी आ गई, कुछ रॉक आ गए, उसमें कुछ भी जो खराबी है, उस खराबी को ही हम क्या कहते हैं, गैंग।
ठीक, तो होपफुली आपको समझ में आएगा। 3 मार्क्स का ये था। इसी का बी वाला है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल केमिकल प्रॉपर्टीज, तो आप उससे देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके और वाले की, तो इसका और वाला है स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। मतलब कि रस्टिंग ऑफ आयरन के 2 क्या लिखिए, लोहे के जंग से बचाने के लिए कोई से भी 2 तरीके लिखिए। तो कहाँ गए हमारे तरीके, वही है कि पेंट करना चाहिए हमें, उसे प्रॉपर एक जगह पर रखना चाहिए, खुली जगह पर नहीं रखना चाहिए, है ना, वो मैं भी बताती हूँ आपको। नेक्स्ट देखिए, प्लेटिनियम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। क्या कारण है इसका, तो इसका कारण क्या है, दे आर हाईली लस्ट्रस मेटल्स विच आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, दे आर हाईली मेलेबल, दे आर हाईली डक्टाइल, सो कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू एनी शेप और डिज़ाइन। इसलिए वो कोई से भी शेप और कोई से भी डिज़ाइन में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। बस आप ये 2 पॉइंट लिख लोगे, देयर इज सफिशिएंट, क्योंकि 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स में इसमें आपसे 3 बातें पूछी है। पहला पूछा था कि स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन के 2 कारण बताइए। बी वाले में पूछा है कि प्लेटिनियम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों, तो ये क्यों बता दिया आपको। उसके बाद इसका बी वाला पूछा है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं, क्यों, तो ये देखिए, आयनिक कंपाउंड्स हैव आयन्स हेल्ड स्ट्रॉन्ग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय अट्रैक्शन, दिस स्ट्रॉन्ग फोर्सेज नीड मोर एनर्जी टू बी ब्रोकन अपार्ट, हेंस दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, इस वजह से इन्हें हाई क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है इन्हें ब्रेक करने के लिए। ठीक है, फिर इसके कुछ पॉइंट है, इसे आप देख लीजिएगा सिर्फ, क्योंकि मेन टू द पॉइंट बस उतनी बात करनी थी, ज़्यादा नहीं करनी थी। इसके बाद आ रहा है हमारा ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। मतलब कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, देख लीजिए। इसे हम क्या कहते हैं, एंथर, स्टिग्मा, स्टेमन, फिलामेंट, पीटल, सीपल, देखिए किसे कहते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। इसके और में आए हैं आपके 2 क्वेश्चन ए और बी में, ड्रॉ अ सीक्वेंस डिफरेंट स्टेज ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो ये बना दीजिए। पहले हो गया पेरेंट सेल, फिर हो गया आपका एलोगेनेशन ऑफ न्यूक्लियस, फिर हो गया डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ, फिर डिवीजन हो गया, है ना, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ साइटोप्लाज्म। इस तरीके से आप ये डायग्राम बना दो। आप अगर डायग्राम देख पा रहे होंगे तो पहले एक था, फिर थोड़ा सा वो मिक्स हुआ तो थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर ये थोड़ा सा ऐसा हुआ कि अभी ब्रोक हो जाएगा, फिर ये दोनों अलग अलग हो गए। नेक्स्ट आ रहा है हमारा इसी का बी वाला, व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगर मैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करूँ तो बिल्कुल ईजिली अगर मैं बताऊँ इसको, तो देखो, पेरेंट प्लांट का एक हिस्सा जो नए प्लांट को जन्म देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कैसे, क्या समझे, मतलब मान लीजिए कोई एक ए व्यक्ति है और कोई एक बी व्यक्ति है, दोनों को प्लांट लगाना था। ए व्यक्ति ने बीज लाया प्लांट लगाने के लिए, और जो बी व्यक्ति था उसने क्या किया कि किसी भी प्लांट्स की जड़ से ही उसको उखाड़ लिया और उसको लगा दिया। तो उसने देखा कि जो बीज लगाया था वो तो कुछ टाइम बाद ग्रो हुआ, वो छोटे ही था अभी, लेकिन जो वो लगाया था उसको प्रॉपर उसने न्यूट्रिशन सब कुछ दिया, इस वजह से वो बहुत जल्दी क्या होने लग गया, ग्रोथ होने लग गई उसकी। इसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मतलब कि किसी पेरेंट प्लांट का, अब एक पेरेंट प्लांट ही था ना वो, जब वो लाया था उसको, का बी व्यक्ति जो लाया था का एक हिस्सा नए प्लांट को जन्म दे दिया। ठीक, नेक्स्ट आ रहा है राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ना जाने कितनी बार मैंने इसको करा दिया है कि आपको पता है कि कौन कौन सी रे हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल कैसे रहता है, लाई इन द सेम प्लेन पर लाई करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो ये होगा इसके 2 लॉ। इसी का बी दिया हुआ है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.0 d, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन लेंस ऑफ पावर P इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, -2.0 d। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला याद है आपको, P इक्वल्स टू 1/f होता है, पर हमें पावर तो निकालना नहीं है, हमें तो क्या निकालना है, f। फोकल लेंथ निकालने का बोला तो f को उठाकर यहाँ ले आओ, तो f इक्वल्स टू हो जाएगा 1/p, p की वैल्यू रख दो तो आ जाएगा 1/-2। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.5। सिंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव, फोकल लेंथ क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, तो कौन सा लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया, खत्म।
इसी के और में आ रहा है ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लिप। ओके, ये बना दीजिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डायग्राम। अच्छे से देख लीजिए, एक आपको रेक्टेंगुलर आपने क्या बनाया, ग्लास स्लिप बनाया, इंसिडेंट रे आपने की, फिर रिफ्लेक्टेड हुई वो, फिर इमरजेंट हो गई। देखो इंसिडेंट आ रही है, फिर उसके बाद इधर आई है रिफ्लेक्टेड, फिर इधर वापस इमरजेंट। एरो का साइन ज़रूर बनाना है। फिर ये दो आपने नॉर्मल बना दिए, ये एंगल बन गया रिफ्लेक्टेड एंगल। जब इंसिडेंट हो रही थी तो बन गया इंसिडेंट, इमरजेंट हो रही तो ये बन गया इमरजेंट। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डायग्राम है। इसके बाद राइट एनी 3 यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के 3 यूजेस लिखना है, तो उससे पहले हम थोड़े से कॉन्केव लेंस के लिख लेते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर ये आया हुआ था, है ना। ये तो मैं 2019 का पेपर सॉल्व करा रही हूँ। तो देखो आपको पता है कॉन्केव लेंस का यूज़ हम ग्लासेस में करते हैं, और लेज़र में करते हैं, कैमरा में करते हैं, है ना, और टेलीस्कोप में करते हैं। तो आप ये लिख देना। उसके बाद कॉन्केव मिरर जो अभी पूछा था, 3 यूजेस पूछे थे, हम ना जाने कितने लिख सकते हैं इसमें। जैसे कि कॉन्केव आप आपकी हाथ से इसको कोरिलेट कीजिए, शेविंग मिरर के लिए यूज़ होता है, हेड मिरर के लिए, और ऑप्थेल्मोस्कोप के लिए होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, हेडलाइट, सोलर फर्नेसेस के लिए यूज़ होता है कॉन्केव मिरर। अगर आप कॉन्केव मिरर का बस एक याद रखोगे ना कि शेविंग मिरर के लिए होता है, फिर आप इजीली लिख दोगे। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा पेपर मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरी रहती है, कुछ भी डाउट रहता है, तो आप डेफिनेटली पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।